नमस्कार फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि न्यूज़पेपर के जो भी अच्छे एडिटोरियल्स होंगे वो हम आपके लिए लेकर के आ रहे होंगे, जिससे न सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको अच्छी अच्छी लाइंस मिल सके, बल्कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के हिसाब से भी आपको कुछ कुछ फैक्ट्स मिल सके। तो आज दैनिक जागरण में एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल निकल रखा है। सबसे ऊपर में ही देखेंगे तो राजनीति की बिगड़ती तस्वीर करके एक आर्टिकल आ रखा है 6 फरवरी को, जिसमें बताया गया है कि यदि राजनीति में धन कुबेर और अपराधियों का बोलबाला इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कैसे ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। राजनीति की बिगड़ती तस्वीर। अभी आप लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने गत स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में आने का आह्वान किया था जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। ठीक है, बिकॉज आज के समय में देखिए तो भारतीय राजनीति की बड़ी समस्याओं में से एक परिवारवाद है, और इस समस्या से अगर आपको पार पाना है तो ऐसे लोग अगर राजनीति में आए जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ही ना हो तो उनमें राजनीतिक शुचिता भी ज़्यादा हो सकती है, एक चीज़। और परिवारवाद की समस्या जिससे भारतीय राजनीति आज के समय में ग्रस्त जान पड़ती है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है, उस पर भी उन्होंने देश का भविष्य संवारने हेतु युवाओं को राजनीति में आने का पुनः आह्वान किया। हम लोगों को पता है कि 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनकी जयंती को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर। भारत के आध्यात्मिक पिता भी इनको कहा जाता है, और आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि इनका एक्चुअल नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त था। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि भैया इनके बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर, और 1985 से पुनः इस चीज़ का आयोजन किया जा रहा है। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद देश की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें ऐसी गिरावट आई कि लोग राजनीति को अवांछित तत्वों की शरणास्थली समझने लगे। देखिए, हुआ ये है कि आज़ादी के समय मोर और लेस ऐसे नेता आपको संसद में आए हैं जिनके त्याग और बलिदान की एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अच्छा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, बट आज के समय में देखा जा रहा है कि अपराधी और जो अति धनाढ्य लोग हैं वो राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हो रहे हैं। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। कुल उम्मीदवारों में से 143 ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 70 विधानसभा की सीटें हैं जिस पे कल आपको इलेक्शन भी हुआ। तो अगर हर सीट पे मान लीजिए अगर 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप मान करके चलिए कि फिर 25-30% जो कैंडिडेट्स थे उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर लोकसभा के बारे में बात कर ली जाए तो 46% सांसद ऐसे हैं जो आपराधिक मुकदमों में लिप्त हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 8 कहता है कि अगर सेक्शन 153A के अंतर्गत अगर कोई सा भी नेता विभिन्न धर्म के लोगों, विभिन्न जाति के लोगों, विभिन्न क्षेत्र के लोगों के मध्य वैमनस्य पैदा करता है तो उसको आपको चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, बट आप देखिए तो इसका बहुत सारा एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नेता लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और उसके डायर कॉन्सिक्वेंसेज उनको झेलने नहीं पड़ते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था एक विरोधाभास है। अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग अथवा धनाढ्य लोग राजनीति में आएंगे तो फिर तो ये पिछले समय का सामंतवाद हो गया ना। अब्राहम लिंकन साहब का एक स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसमें जो आम जनता है उसको हटा करके केवल धनाढ्य लोग और केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग अगर एंटर करेंगे तो ये चीज़ें अच्छा नहीं होंगी। इवन इस चीज़ को कोट किया हुआ है भीमराव अंबेडकर साहब ने कि इसको संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है कि भैया सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था के ही लोग आपको पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परिवारवाद से ग्रस्त होंगे कि मेरे परिवार के लोग ही मेरी पार्टी को रन करेंगे। ठीक है, और भारतीय राजनीति की बड़ी समस्याओं में से परिवारवाद तो एक आता ही है। अब परिवारवाद के बाद कारण क्या होता है, उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि पार्टियों में नए नेतृत्व, नई ऊर्जा का समावेशन नहीं हो पाता है।
जितने भी पार्टी के बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वो 1-2 या 10-15 इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज तक ही कॉन्फाइंड रह जाते हैं। राजनीतिक दल कोई कॉरपोरेट की तरह से नहीं चलाए जाने चाहिए, बट परिवारवादी राजनीति से ग्रस्त जो भी आपको दल होते हैं वो कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों के सीईओ की तरह इनको चलाते हैं। डैट मीन्स कि इनकी मोनोपोली हो रही होती है। ठीक है, कैडर आधारित राजनीतिक दल, कुछ इसके अपवाद हैं। बीजेपी जैसी पार्टियां या लेफ्ट वाली कुछ कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको कि कैडर बेस्ड पार्टियों में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में आगे फिर बताया गया है कि यदि लोगों का राजनीति के प्रति दृष्टिकोण नहीं सुधरा, अगर अच्छे लोगों का समावेशन भारतीय राजनीति में नहीं हुआ, संसदीय व्यवस्थाओं में नहीं हुआ, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई, अच्छे नागरिकों का राजनीति में प्रवेश नहीं हुआ और नेताओं की नई पौध में अच्छे लोग नहीं आए, तो फिर लोकतांत्रिक राजनीति के भविष्य पर सवाल उठेंगे। ठीक है, और देश को गंभीरता से इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें देश के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। अगर अच्छे नेता नहीं आ पाएंगे राजनीति में जो कि नीति निर्माता का काम करते हैं, तो कैसे 21वीं सदी में भारत को एक नई दिशा दे पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों का समावेशन आप अपने उत्तर में कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आंसर लिखने के लिए आपके पास एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिख रखी है कि राजनीति के मुख्यतया 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला होता है समाज की सुरक्षा और उसमें संघर्षों का समाधान। किसी भी समाज में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, जिनके ऊपर दावा हर वर्ग करता है उसमें से किस वर्ग को वो संसाधन दिए जाएं, इस चीज़ को लेकर के जो संघर्ष होते हैं उनका एक अच्छा समाधान करने का रास्ता लोकतांत्रिक व्यवस्था है या राजनीति है। और दूसरा है लोक कल्याण और विकास। तो ये राजनीति के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। और लेकिन अगर ऐसे लोग राजनीति में एंटर करेंगे जो नौकरी को लक्ष्य बना लेते हैं और निर्णय के सर्वोच्च स्तर अथवा राजनीतिक निर्णय के उत्तरदायित्व से बचते हैं, तो ऐसी चीज़ें भारतीय राजनीति के लिए फिर अच्छी नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिख रखी है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के संवाहक होते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतांत्रिक राजनीति के 2 पहिए हैं। दोनों को समझना चाहिए कि संसदीय व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, जैसे संसद को ही के सत्रों के आयोजन पर ही एक भारी धनराशि खर्च की जाती है जो हम मेरे आपके जैसे टैक्स पेयर के पैसे से आती है। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी कहीं ना कहीं जीएसटी दे रहा है और उसके कारण आपको संसद चल रही है। तो सत्ता और विपक्ष दोनों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि संसद के जो सत्र हों सुचारू रूप से चले। ठीक है, एक और अच्छी लाइन लिख रखी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा लोकतांत्रिक राजनीति के 2 पहिए होते हैं। इसका मतलब कि आपके मध्य कितना भी मतभेद होगा, अंतोगत तो आपको साथ में ही चलना होगा। अगला लिख रखा है कि स्वस्थ और बौद्धिक विमर्श, जनाकांक्षा और जनहित के अनुरूप नीति निर्धारण और दलीय प्रदर्शन की निष्पक्ष समीक्षा आपको राजनीतिक दल नहीं करते हैं। दल के सदस्य अपने नेतृत्व के उचित अनुचित पर स्वतंत्र प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। हर पार्टी अपने वोट बैंक को ध्यान में रख करके किसी भी मुद्दे के ऊपर अपनी नीति का निर्माण करती है, अपने विचार का निर्माण करती है। और आंतरिक लोकतंत्र आज के समय में दलों से खत्म होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अगर पार्टी में रहते हुए दल के सदस्य की अपनी एक अलग भी राय है तो उसको कभी भी पार्टियां एंडोर्स नहीं करती हैं, उसको प्रमोट नहीं करती हैं। इसीलिए जो परिवारवादी और जातिवादी पार्टियां हैं उनको अस्मिता मूलक, संकुचित और बहिर्वेशी राजनीति को छोड़ करके विचारधारा मूलक, समावेशी और आंतरिक दलीय लोकतंत्र पर आधारित राजनीति की ओर अग्रसर होना चाहिए। और आंतरिक दलीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के बाहर के लोग आपको राजनीति में आए। एंड प्रोबेबली दिस इज द रीज़न कि नरेंद्र भाई मोदी साहब ने अभी बोला है कि 1 लाख ऐसे लोग राजनीति में आए जिनका कोई सा भी राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। ठीक है, और ये राजनीति में अपराधियों का आना या फिर धनाढ़ धनी लोगों का आना आपको केवल संसद तक सीमित नहीं है। सेम स्टोरी इज एप्लीकेबल विद विधानसभा एंड इवन पंचायत इलेक्शंस। पंचायत में भी आप देखेंगे कि बड़ी धनराशियां खर्च की जाती हैं कैंडिडेट्स के द्वारा। अगला देखिए, बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि नेताओं के निर्माण के 2 प्रमुख स्थल हुआ करते थे, एक छात्र संघ और दूसरा विभिन्न सामाजिक आंदोलन। आज के समय में दोनों के दोनों मंच अप्रासंगिक हो गए हैं। छात्र संघ एक तरीके से उपद्रव संघ बन गए हैं। देखते ही होंगे आप लोग कि डीयू और जेएनयू में
हमेशा आपको कुछ ना कुछ छात्र संघों के बीच लड़ाई चलती रहती है। कभी कभी तो सिचुएशन इतना बिटर बन जाता है कि नौबत मारपीट तक आ जाती है। तो अगर छात्र संघ इस तरीके से उपद्रव पर उतारू होंगे तो उनकी प्रासंगिकता और गंभीरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लोग उनको गंभीरता से लेना ही छोड़ देंगे। दूसरा, सामाजिक आंदोलनों से उपजे जो नेता हैं उन्होंने क्षुद्र राजनीति कर अपनी जन स्वीकार्यता समाप्त कर ली। एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है, जैसे अन्ना हजारे साहब अप्रासंगिक हो गए। मेंस एग्जाम में किसी नेता का नाम लेने से या किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ का नाम लेने से बचे। हाँ, इतना जरूर है कि अन्ना हजारे साहब के मूवमेंट से बड़े सारे नेता निकले थे। प्रारंभ में उनकी समाज में स्वीकार्यता ज़्यादा थी, धीरे धीरे उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है। तो कंक्लूजन में लिख रखा है कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गैर राजनीतिक परिवेश वाले युवाओं को राजनीति से जोड़ने का आह्वान बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टियां अपने स्तर पर प्रयास करें, हालांकि इसकी संभावना कम है, बट साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी इसमें पहल करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं शैक्षणिक संस्थान? तो राजनीति से जुड़े हुए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं जो न केवल नई पीढ़ी से नेतृत्व तैयार करें बल्कि राजनीति से जुड़ने वाले युवाओं के लिए भी स्वरोजगार के नए द्वार खोलें। ठीक है, तो आपको इसमें बताया गया है कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल इस जगह पर प्ले कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में।